हाय हेलो एंड व्हाट्सएप टू माय ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम सिद्धार्थ है। हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। मानव भूगोल में जो सबसे पहला हमने जो चैप्टर दिया था वो मानव भूगोल का परिचय दिया था। मानव भूगोल के परिचय के बाद हम लोगों ने उसमें उसके विकास का ऐतिहासिक क्रम पढ़ा था, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ा था। उसके पश्चात हमने देखा था नियतिवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, कहाँ से ये व्याख्या आती है। फिर इसके संबंध में जो मूल बात ये थी कि वो पर्यावरण को महत्व दे रहे हैं और मानव को महत्व नहीं दे रहे हैं। कालखंड बदलता है, क्रम बदलता है, समय आगे बढ़ता है, मानव द्वारा प्रगति कर ली जाती है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है और मानव द्वारा बड़े बड़े विश्व युद्ध लड़ लिए जाते हैं। धीरे धीरे मानव का महत्व बढ़ता जा रहा है। मानव का महत्व बढ़ता है तो संभववाद की उत्पत्ति होती है। संभववाद कहता है कि नहीं, प्रकृति नहीं, मानव तो स्वयं बहुत शक्तिशाली है और मानव चीज़ों को और पर्यावरण को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और प्रकृति की जो इच्छाएं हैं उसको गौण माना गया है। तो बेसिकली ये दो बड़ी बड़ी विचारधाराएं हमने देखी थी, नियतिवाद और संभववाद, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। तो बेसिकली ये इन दोनों को देखने के बाद क्या हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि बेसिकली इन दोनों में से कौन बेहतर है, हमें किस तरफ रहना चाहिए, नहीं पहुँच पाए। बेसिकली ये दोनों की दोनों विचारधाराएं एक द्वंद्व को जन्म देती है जिसे प्रतिसंतुलित करने का काम करेगा नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। तो हमने अब तक जो पढ़े हैं उसमें हमने विद्वानों के नाम देखे, उनके द्वारा कहे गए कथन देखे और अपने विचार को पुष्टि करने के लिए जो भी उन्होंने बातें रखी है हमने उस सबको पढ़ा। बेसिकली जो अब तक का जो सारा अध्ययन है ये अध्ययन इस बात पे है कि मानव और पर्यावरण में से कौन बेहतर है या कौन डोमिनेंट रहता है या किसकी भूमिका ज़्यादा रहती है और कौन दूसरे पे अपना प्रभाव ज़्यादा डालता है। जैसे ये आपका है मैन या मानव, ये आपका है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप देखिएगा, कहीं कहा जाता है कि मानव ऊंचा है, पर्यावरण कम है, कहीं कहा जाएगा कि मानव कम है, पर्यावरण ज़्यादा है। कहने का मतलब है नियतिवाद और संभववाद दोनों के दोनों किसी एक पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, एक पक्ष को कम और एक पक्ष को ज़्यादा रखना चाह रहे हैं और इसी में ये द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। हम ऐसा क्या करें, क्या सोचें और कौन सी विचारधारा पढ़ें कि ये बैलेंस ऐसे बन जाए। दोनों के दोनों बराबर वाला जो बैलेंस है हम लोग उसे बनाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आता है नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। नवनिश्चयवाद क्या कहता है कि प्रकृति और मानव दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे को प्रति संतुलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर आगे कि नवनिश्चयवाद की अवधारणा दी किसने थी। ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में कृषि अधिवास सीमा पर एक अध्ययन किया, एक उन्होंने स्टडी करी कि कृषि अधिवास की जो सीमा है, फॉर एग्जांपल ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उन्होंने देखा कि जो कृषि अधिवास है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपके सेटलमेंट्स हैं, आपके जो मकान हैं, आपका जो कार्य है, जो कृषि पर आधारित है पूरी तरह से, वो किसके द्वारा तय हो रहे हैं, वो तय हो रहे हैं पर्यावरण के कारकों के द्वारा, जैसे कि वर्षा का वितरण। मतलब हुआ जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग देखते हैं जो पश्चिमी वाला हिस्सा, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये पूरी तरह से सूखा है या यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में वर्षा हो जाती है अच्छी खासी और यहाँ पर आर्टिजन बेस्ड कुएँ हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब वो अध्ययन करता है तो उसको एग्रीकल्चर बेस्ड जो हाउस होल्ड्स है वो यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं मिल रहे हैं। इससे आगे नहीं मिलते हैं तो ये कैसे तय हुआ कि वो यहीं तक मिलेंगे। ये तय होता है पर्यावरण के द्वारा। पर्यावरण ने यह तय किया कि भाई ये जो बात इसने कही है कि पर्यावरणीय कारकों, जैसे वर्षा ने यह तय किया कि भाई यहाँ तक वर्षा हो रही है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होगी, ये मानव ने तय नहीं किया। तो बेसिकली ये पहले तो इन्होंने ये स्टडी करी। फिर उस समय जो इनके विचार थे वो ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रहे, परंतु बाद में धीरे धीरे उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया। अब उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। पूछा जा सकता है, पुस्तकों की सूची बनाते रहिए, विद्वानों के नाम लिखते रहिए, ऐसे ही आप इन विद्वानों के नामों से फेमिलियर होंगे और ऐसे ही धीरे धीरे आपको पुस्तकों के नाम याद होंगे। आप एक साथ बैठ करके लिस्ट बना करके याद नहीं कर सकते हो, चैप्टर वाइज चैप्टर आप इसे याद करते चलिए।
इस पुस्तक में उन्होंने अपना कुछ विचार दिए और अपने मूल विचारों की पुष्टि करी, और उनका विश्वास था कि किसी भी देश के अच्छे कार्यक्रम प्रगति द्वारा निश्चित किए जा सकते हैं। कोई भी अच्छे कार्यक्रम होंगे प्रगति के द्वारा निश्चित किए जा सकते हैं, और यह भूगोलवेत्ता का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम की वो व्याख्या करें। क्लियर बात है। अब ये कहता है कि मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य है वो क्या करता है, किसी भी देश की जो विकास की जो प्रगति है वो उसको ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह कंट्रोल कर सकता है। तेज गति पे बढ़ा सकता है, धीमी गति कर सकता है, या उसकी गति को अवरुद्ध कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसे याद रखिएगा। ये कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया कोटेशन है ये, इसीलिए आप देखिएगा, क्योंकि ये जो यातायात नियंत्रक वाला जो कोटेशन है, जैसे अभी लिखा हुआ है इसमें कि मनुष्य क्या है, कि मनुष्य किसी भी बड़े नगर के यातायात नियंत्रक, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक कंट्रोलर जो है, उसके समान कार्य करता है, जो कि प्रगति की गति को बदल सकता है। और संभवतः रुको और जाओ निश्चयवाद का संक्षिप्त वाक्यांश यही है। मतलब जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो होते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, उसको छोड़ करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। तो ये रुको और जाओ, बेसिकली इस विचारधारा का मतलब भी यही है। रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसे कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहेंगे, नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। फिर एक बात ये इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि जो मनुष्य जो है प्रकृति के कार्यक्रमों का अनुसरण करता है। मतलब बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर ने कहीं पर अच्छी वर्षा दी है, तो मनुष्य ने उसका अनुसरण किया कि भाई यहाँ पानी अच्छा है, यहाँ वर्षा अच्छी है। अब मनुष्य दो तरह का व्यवहार करेगा, या तो वो व्यवहार करेगा चतुर, या वो होगा मूर्ख या बेवकूफ़। मतलब अगर वो चतुर है तो उस पड़ने वाले पानी का, उस वर्षा का वो फ़ायदा लेगा और वहाँ पर वो एग्रीकल्चर करेगा। क्लियर बात है। लेकिन यदि वो चतुर नहीं है तो वहाँ पर चाहे कितना ही पानी पड़ जाए, वो वहाँ से भाग जाएगा कि यहाँ तो पानी पड़ रहा है। क्लियर बात है। तो बेसिकली जो ग्रिफिथ टेलर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मनुष्य प्रकृति के कार्यक्रमों का अनुसरण करता है और चतुर या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर सकता है। इस आधार पर संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमा में मानव सर्वोत्तम को चुन सकता है। पर्यावरण एक सीमा देती है, उस सीमा में मनुष्य, जैसे फॉर एग्जांपल पर्यावरण ने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप खूब प्रगति करो। अब ये मनुष्य पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ रहता है या टॉप पे जाता है। क्लियर बात है। टेलर उसे चतुर भी बताता है और मूर्ख भी बताता है। कई बार वो दोनों प्रकार का रोल निभा सकता है। जैसे प्रकृति विवेक और मूर्खतापूर्ण मानवीय अवधारणाएं हैं जिसके बारे में प्राकृतिक पर्यावरण कुछ नहीं जाता। इससे प्राकृतिक पर्यावरण को कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एनवायरनमेंट है। अब इसमें एनवायरनमेंट ने कहा कि आपको यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, आप जितना चाहें उतना बढ़े। अब ये मनुष्य के ऊपर है कि मनुष्य यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए या इससे आगे बढ़े। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं, ये एनवायरनमेंट की एक सीमा हो गई है, इससे ऊपर जो है मनुष्य को नहीं बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ सकता है। फिर आगे हम लोग जब बात करते हैं कि बेसिकली और क्या ये बात, तो बेसिकली इस विचारधारा का मर्म हम लोग अगर देखें आगे तो किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीमित नहीं होती है। क्लियर बात है। और प्रत्येक विकल्प के लिए कीमत चुकानी पड़ती है तथा इस तथ्य को संभववाद के जो विचारधारक थे वो भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। क्या स्वीकार कर चुके हैं? वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि मानव एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है और उसकी स्वतंत्रता सीमित है। मतलब ये है कि मानव किसी भी विकल्प को चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। बेसिकली पर्यावरण ने जो उसे ढांचा दिया है उस ढांचे के अंदर अपने विकल्प को चूज़ कर सकता है और उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। फिर आप देखिए, मानव अपना विकल्प स्वयं चुनता है और इसके लिए वो अपने विवेक या मूर्खता का उपयोग कर सकता है और उसी के अनुसार वो निर्णय ले सकता है। क्लियर बात है। मनुष्य की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें संभववादियों ने भी स्वीकार किया है और वो सीमाएं प्रकृति मनुष्य को देती है। कैसे देती है? मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था, मैं आपको दोबारा एक बार उसी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये हमारा प्रकृति का दायरा है। प्रकृति ने कहा कि आपको इस दायरे में रह करके काम करना है और इस दायरे में एक ट्रायंगुलर है, एक सर्कुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वर्ग है, आयत है, सब तरह के चीज़ें हैं और बाहर भी ये सारी आपको मिल जाएगी चीज़ें। अब आपको चूज़ करना है। लेकिन प्रकृति क्या कहती है कि आप इस गोले के बाहर का कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर प्रकृति ने क्या किया, हम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। वो कहता है गोले के अंदर का आप चूज़ कर लो। मतलब जो सीमा है वो प्रकृति ने मनुष्य को दी है। लेकिन अब
ट्राइंगुलर चूज़ करें या सर्कुलर चूज़ करें या रेक्टेंगुलर चूज़ करें, ये मानव तय करेगा। त्रिभुज चूज़ करेगा या वृत्त चूज़ करेगा या वर्ग चूज़ करेगा, ये मानव पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। बेसिकली ये विचारधारा कहती है नवनियतिवाद की, मतलब इस प्रकार मनुष्य चयन करता है किंतु उसी क्षेत्र में जो प्रकृति उसके सामने प्रस्तुत करती है। ये रहा नवनियतिवाद। कंप्लीट हो गया आपका नवनियतिवाद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद को और अच्छे से पढ़ें, बुक से पढ़ें, नोट्स नहीं उठाएं, आप मैक्सिमम किताबें पढ़ें। और मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, अगर आप लोग कर सकें तो अपना पेज है, उस पेज के 3 हिस्से कीजिए और एक हिस्से में लिखिए नियतिवाद, एक में लिखिए संभववाद और एक में लिखिए नवनियतिवाद। और इसके अंदर जो डिफरेंशिएट करना है 5-5 लाइनों में आप कीजिए। इसमें आप विद्वानों के नाम, कौन सा विद्वान किस खंड में सूटेबल है और किस विचारधारा, कौन सी विचारधारा क्या कहती है, वो आप इसके अंदर लिखिए और आप मुझे चाहे तो मुझे आप भेज सकते हैं। और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।